तो हिमांशु जी, एक प्रकरण था जिसमें आप लोगों ने, आपकी टीम ने जो है कश्मीरी युवकों को पीटा था लखनऊ में यहीं, और फिर उसमें जेल जाने का सफर रहा आपका। तो हिमांशु जी, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया? हिमांशु जी, भारत का कौन सा नेता आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? तो हिमांशु जी, जब आप फील्ड पे जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, तो आपको उनकी आम जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? हिमांशु जी, आपके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे रहा? देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईशान निगम पॉडकास्ट में, जहां होंगी दिलचस्प बातें बेबाक अंदाज में ईशान के साथ। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ, जनसत्ता दल के जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, जिन्होंने सड़क से लेकर जेल तक का सफर तय करा अपनी राजनीति में, हमारे भाई हिमांशु अवस्थी जी। स्वागत है हिमांशु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान भाई, आपने अपने पॉडकास्ट पे हमको समय दिया, हमको बुलाया, और उसके लिए आपके सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु जी, शुरू करते हैं। तो हिमांशु जी, आपके पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे रहा? देखिए, टर्निंग पॉइंट की अगर बात की जाए कि महत्वपूर्ण समय कहाँ पे रहा, तो 2017 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस वक्त हम लोगों ने कई आंदोलन करे। उससे पहले उत्तर प्रदेश की आपने देखी होगी स्थितियां किस प्रकार से थी। उस समय लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार हम लोगों ने एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि ये सरकार कहीं ना कहीं पक्षपात करती है। ये सरकार कहीं ना कहीं 12 से 17 वाली सरकार, 12 से 17 वाली सरकार, अखिलेश जी की एक पक्षी कार्रवाई। आपने देखा होगा उसी वक्त उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, इन जगह पे जो ये कह सकते हैं हिंदू समाज था, जो बहुसंख्यक समाज था, वो पलायन की स्थितियों में था। आपने देखा होगा कि लोग घर के बाहर लिख रहे थे कि घर बेचने लगाते थे या घर लगा देते थे। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा कभी दोयम दर्जे की राजनीति नहीं हुई शान जी, कि लोग अपने घरों के बाहर इसलिए तख्ती लगा दें क्योंकि वो रहने के लिए प्रताड़ित हो रहा है, वो रह रहे हैं इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बात मुझे जीवन में बहुत खटकी, और वहां से मैं सक्रिय राजनीति में एक्टिव हुआ। वहां से मैंने आंदोलन किए, उन भाइयों की आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर में आपको याद होगा उस वक्त दंगा भी हुआ, जिसमें संगीत सोम जी का नाम आया, और भी कई नेताओं का, संजीव बालियान जी का नाम आया। उन लोगों ने भी वहां पे विरोध किया और हम लोगों ने यहाँ पे विरोध किया। वहां से मैं समझा कि राजनीति में आप सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे ही फिर घरों से बाहर निकालते रहेंगे और लोग पलायन करते रहेंगे। वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं। हिमांशु जी, क्या 2027 में जनसत्ता दल का गठबंधन भाजपा से हो सकता है? देखिए, देखिए हो सकता है कि वाली जो बात है वो तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कभी कोई भी महत्वाकांक्षा या कोई भी अपेक्षा कहना कि नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं कह सकते। भाजपा के कई नेताओं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 के चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी मिले थे, और बंद कमरे में बेंगलोर में कुछ चर्चा भी हुई थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है या हो सकता है। ये फैसला देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, और अगर हो सकता होगा तो ये भी प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जैसा भी होगा, हो सकता है हमारा, अभी तक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भविष्य के गर्द में क्या छुपा है ईशान जी, ये हम सब नहीं आकलन कर सकते। राजनीति एक ऐसा खेल है, राजनीति एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी चीज है जिसमें रात में फैसले कुछ होते हैं और सुबह कुछ चेंज हो जाते हैं। आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि रात में टिकट हुआ, सुबह कट गया, लिस्ट में किसका नाम था, चुनाव कौन लड़ रहा है। तो ये 27 की बात है, अगर तो हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर गठबंधन करना होगा तो आप सबको उसकी सूचना भी मिलेगी, और ये प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा, और जनसत्ता दल के लिए भी अच्छा होगा, भाजपा के लिए भी अच्छा होगा। तो हिमांशु जी, एक प्रकरण था जिसमें आप लोगों ने, आपकी टीम ने जो है कश्मीरी युवकों को पीटा था लखनऊ में यहीं,
और फिर उसमें जेल जाने का सफर रहा आपका, तो वो प्रकरण क्या था, जरा आप हमारे दर्शकों को बताने। देखिए 2018 में 2019 में माफी चाहता हूँ, 2019 में 14 फरवरी के दिन इस देश में एक आतंकी हमला हुआ जिसे पुलवामा अटैक के रूप में हम सभी ने जाना। 14 फरवरी को पुलवामा में एक अटैक होता है जिसमें एक कश्मीरी युवक जिसका नाम अलीम डार था, वो आरडीएक्स से भरा ट्रक लेकर और हमारे सेना के कॉन्वॉय पे, हमारे सेना के काफिले में गाड़ी लेके घुस गया और जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और हमारे कई सैनिकों ने अपनी जान खोई, हमारे देश के कई लाल उसमें शहीद हुए और जिसका आक्रोश ईशान जी पूरे देश में था। जो जो भारत से प्रेम करते थे उन सब में पुलवामा अटैक का रोष था, आक्रोश था। और उस समय हम लोग एक हिंदूवादी संगठन जिसका नाम विश्व हिंदू दल है, वो हम लोगों ने ही बनाया था, उस संगठन में थे। आपको याद होगा उसी वक्त ईशान जी जो अयोध्या का राम मंदिर का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की थी। कहे कि बीच का कोई डिसीजन निकाल लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला देने से पहले एक मध्यस्थता का ऑप्शन दोनों पक्षों के लिए खोल के रखा था। उस समय ईशान जी एक निजी चैनल लॉन्च हुआ था जिसका नाम आर भारत है और उसको लखनऊ में कवर कर रहे थे विवेक राय जी। नया चैनल था, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 19 में ही आर भारत लॉन्च हुआ। अर्नब गोस्वामी जी उसके संपादक थे, उसके हेड थे। तो विवेक राय जी को हम लोगों ने कई बार पहले साक्षात्कार दिया क्योंकि हम लोग लखनऊ में सक्रिय राजनीति में थे। तो जब मध्यस्थता की बात थी जिस दिन, ये घटना है 6 मार्च की, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं ये 6 मार्च की घटना है। मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है। सुबह विवेक राय जी का फोन आया कि हमारा आर भारत चैनल एक शो कर रहा है मध्यस्थता के लिए, उसमें कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को बुला रहा है, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को बुला रहा है, कुछ आपके संगठन के लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, उसमें आप समय दीजिए और हम लोग अपनी बात उस शो में जो आर भारत का था गांधी प्रतिमा पे रख रहे थे। वो वीडियो सार्वजनिक है, चैनल पे भी चला। हम लोग वहां पर अपनी बात रख रहे थे, आर भारत में वो अपनी बात रख रहे थे, हम लोग अपनी बात रखते थे। वो बात रखकर हम लोग लखनऊ हजरतगंज होते हुए शहीद स्मारक होते हुए वापस डालीगंज जा रहे थे। वहां पे कुछ कश्मीरी लोग अपना ड्राई फ्रूट बेचते, बहुत से लोग बेचते और देखिए पूरे देश में कश्मीरियों के प्रति आक्रोश था। दूसरी चीज, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, जहां तक मेरा जिक्र आया, मैं उस घटना के समय पे नहीं था, हम लोग निकल के गए। हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पे थे। जब उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप भारत के हो, इसका हमें प्रमाण दो, आपसे आधार कार्ड मांगे गए, आपसे कहा गया कि भाई आप भारत माता की जय बोलो। वो सब वीडियो में भी है। क्योंकि इस मुद्दे पे हम ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला सब जुडियस है, ये मामला भी अदालत में। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल घटना है वहां की, और उन लोगों ने भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आधार कार्ड दिखाने से भी इनकार कर दिया। भाई कल वहां कश्मीर में आप आरडीएक्स लेके घुस गए, यहाँ आम नागरिकों को भी मार सकते थे, खतरा था, जनजीवन को खतरा था। और एक देखिए राजनीति में अगर आप हैं तो आपका ये सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा भी आपका कर्तव्य है। एक पूरे प्रदेश की, पूरे जिले की अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। और बस हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे इतना ही कहा और उस पर वो आक्रोशित हो गए। जबकि चीजें कोर्ट में है, एफआईआर में भी पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को वहां बुलाया कि हमें संदिग्ध लग रहे। अच्छा देखिए, सरकार भी कहती है ना कि कहीं संदिग्ध वस्तुएं दिखे, कहीं संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। देखिए सरकार की ही तो हम बात कर रहे थे, सरकार के काम को कर रहे थे। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सरकार के काम में सुगमता देना, उसको सहायता देना, उसको सहयोग करना। हमने ही, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाया। हाँ, उसमें जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कुछ, जब देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर धक्का देगा, मारेगा, तो अब हमारे कार्यकर्ता भी चूड़ी नहीं पहने थे उस वक्त, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। तो प्रतिक्रिया की वीडियो बनी, क्रिया की वीडियो नहीं बनी, जो वायरल हो गई। उसके बाद चूंकि मैं उस संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष था, तो मैंने उस अपने कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाने के लिए मैंने कहा ठीक है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूं और जेल जाने की अगर नौबत आएगी ईशान जी तो मैं जेल गया भी
भी। और आपको बताऊं, उस वक्त मेरी जो धर्म पत्नी है वो 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन मेरे लिए देश, मेरे लिए सेना, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, इसलिए मैं जेल गया। और मैं इस बात को मानता हूं कि सेना के लिए सभी को कदम उठाना चाहिए। और ये वो पूरी घटना है जिसे, और पूरे देश के प्रधानमंत्री ने उस घटना पे बोला, कानपुर मेट्रो उद्घाटन में, कश्मीरी घटना पे वो देश के प्रधानमंत्री ने बोला, और हम लोग ने माना कि जो गलती हुई ठीक है, लेकिन हम अपनी सेना के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हम अपने भारत माता की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। कोई अगर भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो हम विरोध करें। तो हिमांशु जी, प्रदेश में जनसत्ता दल कैसे काम कर रहा है? देखिए, जनसत्ता दल का निर्माण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी जब अपने 25 वर्ष अपनी राजनीति के जब उन्होंने पूरे किए, तब उन्होंने जनता के बीच, अपने वोटरों के बीच, अपने समर्थकों के बीच एक सर्वे कराया। सर्वे में यह था कि भाई एक नया दल बना लिया जाए, किसी पार्टी में विलय हो लिया जाए, या ऐसे जैसे निर्दलीय हैं वैसे ही विधायक। समर्थकों ने बैठ के उस पे विचार विमर्श किया, और हमारे राजा भैया जी ने सबसे एक सर्वे कराया कि अपनी अपनी राय दीजिए कि क्या करना है। लगभग 2 महीने तक उनके समर्थकों, उनके वोटरों, उनके मतदाताओं, उनके चाहने वालों में एक सर्वे गूंजा, और उसका निष्कर्ष निकला कि एक दल बना लिया जाए। तब जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। 30 नवंबर 2018 को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर में ईशान जी 14 लाख लोगों की भीड़ के साथ जनसत्ता दल अस्तित्व में आया था। और ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री के बाद कोई अगर रमाबाई अंबेडकर जैसे इतने बड़े स्थल को, एक इतने बड़े प्रतिष्ठान को अगर कोई भर पाया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी भर पाए। 14 लाख की भीड़ के साथ जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। हम लोगों ने 2019 का लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पे लड़ा, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, और जिसमें हमें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपना प्यार जनसत्ता दल को दिया। उसके बाद आपको पता है 20, 21, 22 वैश्विक महामारी कोरोना आ गई, जिसमें सभी राजनीतिक दल छोड़िए पूरा विश्व ठप सा हो गया। राजनीतिक गतिविधियां छोड़िए, जीवन की गतिविधियां रुक सी गई, लोग कोई भी काम नहीं कर पाए, लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो 22 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का आम चुनाव आया, जहां पे हमारे दल ने 16 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारा, और जिसमें हमें 2 सीटों पे सफलता मिली। एक कुंडा की सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत भारी बहुमत से जीता, और एक प्रतापगढ़ की बाबागंज सीट वो हम लोगों ने जीती। और बाकी जितने भी हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत अच्छे मतदाताओं से, क्योंकि हमारा 2022 में पहला चुनाव था, आम चुनाव विधानसभा का हमारे दल का, तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। आज हमारे प्रदेश में समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश की चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नेतृत्व, राष्ट्र के नेतृत्व पूरे प्रदेश को मथने का काम कर रहे हैं। और आज जनसत्ता दल की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी की तरफ पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि राजा भैया एक ऐसी स्वतंत्र विचारधारा के साथ आए। देखिए, राजनीति में नेता बहुत हुए ईशान जी, लेकिन राजा भैया जिनका विवादों से कोई नाता नहीं रहा। राजनीति में नेता ऐसे होने चाहिए जिनको सर समाज एक्सेप्ट करे। कोई ऐसा समाज नहीं है जो राजा भैया जी पे किसी तरह के इल्जाम लगाता हो। उन्होंने कभी धर्म की बात नहीं करी, उन्होंने कभी किसी विशेष समुदाय को नीचा दिखाने की बात नहीं की, उन्होंने किसी एक समाज को लेके नहीं चले। लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि वो क्षत्रियों के नेता हैं, लेकिन आप समझिए, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं वहां 8000 क्षत्रिय है, और लाख लाख 2-2 लाख वोटों से वो जीतते हैं, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। तो अगर वो क्षत्रियों के नेता ही सिर्फ होते, तो आप ये बताइए कि 8000 क्षत्रिय होने के बाद वो कैसे जीत सकते थे। सर्व समाज का हित जनसत्ता दल में है, और 2027 में गूंजेगी जनसत्ता दल की बयार। ये ईशान जी आप देखिएगा, पंचायत के चुनाव में 2026 में उत्तर प्रदेश के, देखिएगा आप जनसत्ता दल की बयार गूंजेगी। हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हमारा राष्ट्र का नेतृत्व, हमारे जिले की इकाइयां लग चुकी हैं। राजा भैया जी का निर्देश हमें प्राप्त हो चुका है, हम लग चुके हैं, हम डट चुके हैं कि हम अपने सरकार को, अपनी
उपलब्धियां को, अपनी उपयोगिता को साबित करेंगे और जनता हमें बहुत स्नेह देगी, ये बात आप मान लीजिए शांति जी। मैं देखता हूं कि आपकी टीम ब्लड डोनेशन में निरंतर सहयोग करती है लोगों का, तो उसके पीछे का क्या कारण है? आपकी वो प्रेरणा कैसे है कि आप गरीब लोगों को, या कहीं भी मैं देखता हूं कि आप व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं, फेसबुक पे भी डाल देते हैं कि ब्लड की आवश्यकता है, पेशेंट की डिटेल भी डाल देते हैं, तो उसमें आप लोगों का कैसे सहयोग करते हैं? देखिए ईशान जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि आज से जब मैं 18 वर्ष का जिस वर्ष हुआ, तो मैंने सोचा कि अपने लिए बहुत लोग जीते हैं, अपने लिए बहुत लोग कार्य करते हैं। 18 वर्ष की आयु में मैंने पहली बार अपना ब्लड डोनेट किया। पहला 18वां जन्मदिन मैंने ब्लड डोनेट करके बनाया। मेरे एक मित्र थे जिनका नाम नितिन चौरसिया है, उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ी और इत्तेफाक से मेरा बर्थडे था उस दिन। ये भी एक कहानी रोचक है कि उस दिन मेरा जन्मदिन था और उनका फोन आता है कि भाई 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, तो क्या तुम दे सकते हो? तब तो हम लोग कोई ऐसा काम करते नहीं थे, राजनीति में भी नहीं सक्रिय थे। तो हमने कहा भाई ठीक है, दे सकते हैं ब्लड डोनेट, तो अच्छी बात है, किसी की मदद हो जाएगी। तो मैंने अपने जीवन के 18वें वर्ष में पहली बार मतदान किया। उसके बाद निरंतर वो प्रक्रिया चालू हुई। उसके पीछे एक टीम है, खैर वो टीम कोई रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपनी हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, उन सब ने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा गया वी आर ब्लड डोनर्स। ये एक हमारा एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे ही संचालित है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ये इस समय लखनऊ में हम लोग कम से कम 400-500 लोगों की टीम है जो ब्लड डोनेट कराती है, और लखनऊ के बाहर भी जिसको भी, बस हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो और या तो आप लखनऊ से बाहर से आए हो, परेशान हो। कुछ लोग ईशान जी इसमें ये भी करते हैं कि खुद ब्लड ना दे के अपने पेशेंट को, अगर कोई संस्था या कुछ लोग अगर ब्लड डोनेशन कराते हैं तो सोचते हैं बस उन्हीं से ले लिया जाए, खुद ना देना पड़े। तो ये एक मिथ है, इसको भी लोगों को हम लोग अपील करते हैं कि भाई पहले आप लोग दीजिए। हम लोग के पास लिमिटेड लोग हैं, 300-400 लोग, तो हम लोग 300-400 लोग को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं भाई, 18 वर्ष के बाद 50 किलो ज्यादा वजन के बाद किसी भी व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उससे शरीर पे कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमारी मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं ये हमसे। तो हम लोग पहले ही अपील करते हैं भाई आप दीजिए, और जो जिससे असमर्थ है, जो नहीं दे सकता, या जिस लोग बाहर से इलाज कराने आए हैं, और इसमें ये भी नहीं कि हमारे ही जानने वाले हैं ईशान जी, हम लोग के पास ऐसे फोन आते हैं कि हम सिद्धार्थ नगर से मेडिकल कॉलेज आए हैं, हम बलिया से आए हैं, PGI हमें ब्लड की आवश्यकता है, हमारे रिश्तेदार वहां हैं, बच्चे को जरूरत है। हम लोगों ने ईशान जी रात में 2-2 बजे तक जाके हमारी टीम ने ब्लड डोनेशन किया, और आपको बताते हुए गर्व होगा कि अब तक हम लोग 1000 से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट निःशुल्क करा चुके हैं। हम लोग कोई पैसा नहीं लेते, और हम लोग समझते हैं, हमारी एक सोच है ईशान जी, राजनीति का हमारा एक स्तर यह है कि हम समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। राजनीति हमारे लिए कोई धंधा पैसे कमाने का नहीं है। हम समाज, देखिए टीम वर्क होगा, जब टीम बड़ी होगी तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि टीम हमारी इतनी बड़ी है तो हम उनको किस तरह से लाभ दे सके, तो ब्लड के माध्यम से हम लोग लाभ देते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी टीम के सहयोग से राशन वितरण कराया। कोविड के समय पे वैश्विक महामारी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये कोरोना काल में हम लोगों ने इसको बहुत व्यापक रूप दिया। कोरोना काल में हम लोगों को समझ में आया कि देखो जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं ईशान जी, ईश्वर के पास हम जाएं तो कुछ मानवता के काम करके जाएं, यही मेरी टीम का भी सोचना है। इसलिए मुझे अपनी टीम पे भी पूरा गर्व है। मेरे सभी भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात में दिन में हर वक्त, जब हम कह देते हैं कि बेटा तुम्हारे घर के पास ये अस्पताल है, वहां से एक नीड आई है, 1 यूनिट ब्लड दे दो, तो वो लोग दोबारा नहीं पूछते कि भैया क्या करना है, किसे देना है, कौन किसे देना है, वो लोग रात में जाके ब्लड डोनेट करते हैं। और मैं समझता हूं कि सभी आमजनों को, पॉडकास्ट पे ये कहने का मतलब है कि सभी आमजनों को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शारीरिक लाभ भी हैं, और शायद आपके किसी को रक्त देने से किसी का जीवन बच जाए, आपकी 1 यूनिट ब्लड से किसी का जीवन बच जाए, किसी का भाई बच जाए, किसी की मां बच जाए। तो ये काम हम लोग करते हैं और इसको और बड़ा बनाएंगे आप सबके सहयोग से, इसे और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वी आर ब्लड डोनर्स को सोच रहे हैं
कि रजिस्टर्ड संस्था भी कर ले, ताकि हम इसको और व्यापक तरीके से कर ले। हम लोग प्रदेश में भी हमारी टीमें हैं, अगर कोई आगरा से हमें कहता है तो आगरा में जो टीम है हमारी वो आगरा में ब्लड डोनेट करती है। जो गोरखपुर में हमारी टीम है, अगर गोरखपुर से कोई नीड आती है तो गोरखपुर में, पूरे प्रदेश में, और कहीं कभी कभी तुम लोगों ने प्रदेश से बाहर भी ब्लड डोनेट कराया। जैसे उत्तराखंड में हम लोगों ने एक किस्सा है कराया था, मुंबई में हम लोगों ने कराया था, बिहार में हम लोग कई जिलों में कराया, झारखंड में कराया। इस तरह से ये टीम वर्क है साथियों, टीम वर्क है ईशान भाई, और इस टीम वर्क के साथ ये काम हो रहा है और हम लोग इसको कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, अखिलेश यादव जी और राजा भैया जी में इंडिपेंडेंट आपको ज्यादा दमदार कौन लगता है? स्वाभाविक तौर पे अगर आप इंडिपेंडेंट की बात करें तो अखिलेश यादव जी तो कभी कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े, कभी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पे वो नहीं गए। उनका दल था, उनके पिताजी का बनाया हुआ दल था, तो उसी दल से चुनाव लड़े और विरासत में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिला और विरासत में उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी मिला। जी आप समझ रहे हैं कि राजा भैया जी की तुलना आप अखिलेश यादव जी से कर ही नहीं सकते। राजा भैया जी 1993 से अभी तक 2022 तक, जब तक जनसत्ता दल से वो चुनाव नहीं लड़े तब तक वो किसी दल से चुनाव नहीं लड़े। उनके समर्थन से सरकारें बनती थी, सरकारें गिरती थी। 1997 में बसपा की सरकार जो कल्याण सिंह के समर्थन से बनी थी 6 महीने वाली, उस सरकार को तोड़ने का काम राजा भैया जी ने किया था। मायावती की सरकार को तोड़ के रखा था और कल्याण सिंह जी की सरकार को पूर्ण बहुमत से 97 में स्थापित किया था, क्योंकि राजा भैया जी नहीं चाहते थे कि प्रदेश की जनता दोबारा से चुनाव में जाए, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड, बहुत बड़ी विधानसभा थी, बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल था उत्तर प्रदेश का था। तो राजा भैया जी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से विघटन हो, किसी भी तरह से प्रदेश के अंदर दोबारा से चुनाव हो, जनता का पैसा खर्च हो, वो इस तरह से नहीं चाहते थे। कब अखिलेश यादव जी ने कौन सा दल तोड़ा, कब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, कब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को प्रूफ किया? राजा भैया जी ने हमेशा प्रूफ किया। 22 तक निर्दलीय चुनाव लड़े, खुद जीते, बगल की सीट बाबागंज जिताई, प्रतापगढ़ में जिला पंचायत के सारे सदस्य जिताते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाते हैं, सभी ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, चुनावी प्रक्रिया से बनाते हैं, चुनाव में जाकर बनाते हैं। ठीक है, तो अखिलेश यादव और राजा भैया जी में स्वाभाविकता से राजा भैया जी ज्यादा इंडिपेंडेंट है हर महीने में। अखिलेश यादव जी अभी तक क्या वो अचीव कर पाए? पिताजी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से। जब 2012 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उसके बाद से वो अभी तक सत्ता में नहीं आए हैं ईशान जी। 2 बार वो खुद चुनाव लड़के देख चुके हैं, 17 का और 22 का। दोनों बार उनकी पार्टी मुंह की खानी उनको पड़ी है और कभी कभी हमारे राजा भैया जी के लिए उनके बड़े तल्ख तेवर होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर महीने में राजा भैया जी उनसे इंडिपेंडेंट है और समर्थ है उनके अंदर, सामर्थ्य है उनके अंदर, हर तरह से वो तत्पर है। अखिलेश यादव जी से हमेशा वो आगे हैं। फिल्मों का विरोध करने से आपका पुराना नाता है, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, फिल्मों का विरोध जैसा आपने कहा कि सभी फिल्मों का नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे देश की अस्मिता पे सवाल उठाएगा, कोई हमारे धर्म पे सवाल उठाएगा, कोई हमारे सांस्कृतिक धरोहरों से छेड़छाड़ करेगा, तो ईशान जी फिर ऐसी फिल्में तो फिर मैं नहीं चलने दूंगा उत्तर प्रदेश में, कम से कम। क्योंकि ये समझिए कि फिल्में माध्यम होती हैं मैसेज देने का, युवाओं को मैसेज देने का, हमारे समाज को मैसेज देने का। फिल्में प्रेरक होनी चाहिए, फिल्मों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे धोनी साहब की जीवन पे एक फिल्म बनी जिसने बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा दिया कि कैसे एक संघर्ष करके एक व्यक्ति रेलवे की नौकरी छोड़ता है और फिर देश का कैप्टन बनता है और फिर देश को वर्ल्ड कप जैसा कप दिलाता है। तो ऐसी फिल्में बनाइए, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी फिल्म में कोई हमारे शिव जी को दौड़ता दिखा दे तो हम तो विरोध करेंगे। क्यों हमारे धर्म को टारगेट किया जाता है बॉलीवुड के अंदर? आप शायद पीके की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पीके की बात कर रहा हूं। क्या आप ये सोच सकते हैं इस देश में कि किसी और धर्म के किसी देवी देवता को, किसी भगवान को किसी तरह इस तरह दिखा सकते हैं? ईशान जी, कल्पना नहीं कर सकते आप देखिए, अभी एक फिल्म आई है राजस्थान फाइल्स, उदयपुर फाइल्स करके, देखिए उसमें जो सच्ची घटना दिखाई गई, कैसे बस खाली एक वीडियो या फोटो को शेयर करने पे कन्हैया लाल साहू की हत्या कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई।
तो हमारे धर्म को आप इतना हल्का समझते हो कि आप कुछ भी चला दोगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे ईशान जी। हमारे अगर धार्मिक देवी देवताओं का कोई मजाक उड़ाएगा तो हम विरोध करेंगे, नहीं चलने देंगे फिल्म। दिल वाले एक ऐसी फिल्म आई जिस समय पे पुलवामा में अटैक हुआ, उरी पे अटैक हुआ, उस समय पाकिस्तान के कलाकार को लेकर फिल्म बना रहे, ऐ दिल है मुश्किल उसका नाम था। क्यों बना रहे? भारत में क्या कलाकारों की कमी है? भारत में क्या अच्छे कलाकार नहीं है? भारत के कलाकार तो ऑस्कर तक जीते, AR रहमान जीते, अनिल कपूर जीते, जय हो एक फिल्म आई थी, ऑस्कर विजेताओं ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, वो सब भारतीय थे। तो अगर कोई पाकिस्तान का महिमा मंडन हमारे देश में करेगा तो ईशान जी हम उसका विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से। ये देखिए पद्मावती का हम लोगों ने विरोध किया। माँ पद्मावती हमारे गर्व की बात है, हमारे गौरव की बात है माँ पद्मावती, और उनको घूमर गाने पे नचा रहे हो है? आशुतोष गोवारिकर जैसा एक नीच किस्म का डायरेक्टर, उसकी हैसियत है महारानी पद्मावती जिसने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। जौहर जैसी प्रथा क्या आप पूरी दुनिया में कहीं सुनते हैं? भारत की संस्कृति के अलावा अगर आप बताइए जौहर जैसी प्रथा इस पूरी दुनिया में कहीं होती हो, जहां 16,000 रानियां इसलिए जौहर कुंड में समा गई एक साथ, उन्होंने अपने जीवन की, अपने प्राण की आहुति दे दी क्योंकि उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये हमारी मातृशक्ति है। अगर उसका कोई मजाक उड़ाएगा ईशान जी तो दिल में चोट होगी। मैंने पद्मावती के लिए इस शहर के सारे थिएटरों को ज्ञापन दिया था और सारे थिएटरों के बाहर प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके बाद भी कुछ थिएटरों ने वो फिल्म दिखाई, चलाई, लेकिन हमारा काम है विरोध करना और संवैधानिक रूप से विरोध करना। हमने किया, हमने कई थिएटर वाले ऐसे थे जिन्होंने नहीं लगाई। बाद में आशुतोष गोवारिकर ने उसका नाम पद्मावत किया। हमारी देखिए वहां पे जीत हुई, जिसको करणी सेना ने भी उठाया। पद्मावती से वो फिल्म पद्मावत हुई और थिएटरों में घूमर गाने पे बैंड लगा, क्योंकि इतिहास में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी रानी ने घूमर गाने पे डांस किया हो। रानियां कोई डांस नहीं करती, दासियां डांस करती हैं, नृत्यांगनाएं डांस करती हैं। महारानी पद्मावती हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के सम्मान की बात है, हमारे देश की धरोहर है वो। और उनके साथ अगर इस तरह से मजाक कोई बनाएगा तो हम सब विरोध करेंगे और आगे भी करेंगे। और हमने समर्थन भी किया कई फिल्मों का ईशान जी। हमने कश्मीर फाइल्स के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी उस समय थे अनुराग ठाकुर जी, उनको पत्र लिखा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। हमने उदयपुर फाइल्स के लिए टैक्स फ्री के लिए हमने ट्वीट किया सूचना प्रसारण मंत्री को। खैर उदयपुर फाइल्स नहीं हुई, केरला फाइल्स को के लिए किया, वो टैक्स फ्री हुई। कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हुई, देश में फिर टैक्स फ्री हुई। तो हम फिल्मों का समर्थन भी करते हैं, लेकिन बस जब हमारे देश के साथ उस फिल्म में कुछ ऐसा ना दिखाया जाए, हमारे धर्म के साथ। पाकिस्तान का महिमा मंडन क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों को आए दिन मारता है, हमारे माताओं बहनों को विधवा करता है, हमारे माताओं बहनों से उनके बच्चों को छीनता है, उस पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आए और लाखों करोड़ों रुपया कमा के अपने देश में आतंकवाद में फंडिंग करें जाके। तो ईशान जी फिर पाकिस्तानियों का और विधर्मियों का तो विरोध करते रहेंगे ईशान जी हम लोग। अच्छी फिल्मों का समर्थन और खराब फिल्मों का विरोध ईशान जी। तो हिमांशु जी, भारत का कौन सा नेता आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? देखिए उसमें कोई शक नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, जो मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत है। और राजा भैया जी के अगर व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो हमारी आधुनिकता और हमारी सांस्कृतिक दोनों उनके अंदर आपको दिखेगी ईशान जी। कभी आप उनको धोती कुर्ते में देखेंगे, कभी आप उनको डिफेंडर पे देखेंगे, कभी आप उनको रेंज रोवर पे देखेंगे, कभी आप उनको हनुमान जी के मंदिर में देखेंगे। तो वो आधुनिकता और सांस्कृतिक जो उनके अंदर झलक है, ये युवाओं को बड़ा प्रेरित करती है। देखिए एक राजघराने के होने के बाद भी, संपन्न हर चीज में होने के बाद भी ईशान जी वो 1993 में जब अपने लखनऊ से LLB पूरा करके लखनऊ विश्वविद्यालय से जब वो अपने घर गए, और उनका हमेशा से मन था कि वो अपने गांव में ही रहेंगे, क्योंकि राजा भैया जी की ना कोई बहन है ना कोई भाई है, वो इकलौते अपने माता पिता के संतान है। तो उनका पहले से मन था, विचार था कि अपने घर पे ही रहेंगे। और सब कुछ संपन्न होने के बाद भी उन्होंने राजनीति को चुना। वो किसी भी फील्ड में जा सकते थे, वो ये समझ लीजिए कि सुई से लेकर जहाज तक वो उड़ा लेते हैं, साइकिल से लेकर जहाज तक वो उड़ा लेते हैं।
कई बार प्लेन उड़ाने में 2 बार हादसा हो चुका है उनके साथ। तो मैं समझता हूँ ऐसा विरला ही होगा आज की राजनीति में जो साइकिल भी चलाना जानता हो और प्लेन भी चलाना जानता हो। ऐसा एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, राजीव गांधी जी थे जो पायलट थे, लेकिन वो प्रोफेशनली पायलट थे, एक्सीडेंटली प्रधानमंत्री बने। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, वो पहले पायलट थे। लेकिन राजा भैया जी प्रोफेशनली राजनेता है, उन्होंने अपने लिए कि उनको चलाना आना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लेन चलाना सीखा। और आज के हजारों, जब भी उनकी कोई रील आप देखते होंगे सोशल मीडिया साइट पे, हजारों लाखों व्यू होते हैं उनके रील्स पे, हजारों लाखों उनके चाहने वाले, हजारों लाखों समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। ईशान जी, हम लोग जब प्रदेश के बाहर भ्रमण करने, कभी हम लोग बालाजी जाते हैं, राजस्थान या नीम करौली बाबा, उत्तराखंड, केदारनाथ, हम लोग की गाड़ी पे जब झंडा देखते हो, झंडे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब फोटो देखते हैं ईशान जी, तो हरियाणा के लोग भी कहते हैं अरे ये तो राजा भैया जी हैं, राजस्थान के लोग भी कहते हैं ये तो राजा भैया जी हैं। जबकि राजस्थान हरियाणा से हमारे राजा भैया जी ने कोई राजनीति नहीं करी। आप भी जानते हैं 93 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और दल अब बनाया है उन्होंने। अपनी सीट से चुनाव लड़ते थे और बगल में बाबागंज सीट से वो चुनाव लड़ते। प्रतापगढ़ जिले में तो होल्ड है उनका आज भी, लेकिन वो कभी प्रतापगढ़ जिले से बाहर उन्होंने सक्रिय राजनीति नहीं करी जब तक उन्होंने जनसत्ता दल नहीं बनाया। लेकिन उनकी लोकप्रियता राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जिस भी राज्य में हम लोग गए वहां हमने पाया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता यहां तक भी है, जबकि वो सिर्फ विधायक हैं। विधायक की लोकप्रियता अगर पूरे देश में है तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा कोई किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। और भी लोग हैं, अच्छे वक्ता है हमारे देश में, प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक अच्छे वक्ता है, वो भी बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने भी संघर्ष करके राजनीति में मुकाम बनाया। और भी है, लेकिन अगर मेरे से आप पूछें तो राजा भैया जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आइडल हैं और उनके पदचिन्हों पे हम सभी चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तरह हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन शैली से हम लोग प्रेरित हो रहे हैं और बहुत सारे युवा प्रेरित होते हैं उनसे। तो हिमांशु जी, जब आप फील्ड पे जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, तो आपको उनकी आम जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखिए ईशान जी, मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या आज भारत के परिवेश में और खासकर उत्तर प्रदेश के परिवेश में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर इन 3 चीजों पे हमारी सरकार ध्यान दे देती या पिछले की सरकार ध्यान दे देती तो मैं समझता हूं कि ये समस्याएं उत्पन्न ना होती। बेरोजगारी की अगर बात करी जाए तो आज आउटसोर्स के माध्यम से 8-8 हजार, 10-10 हजार पे हमारे न जाने कितने काबिल युवा रोजगार के लिए तलाश में भटक रहे हैं, 8-8, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो सरकार ने अभी कहा भी आउटसोर्स निगम बनाएंगे, तो अभी तक खैर बना नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी ने फरवरी में ऐलान कर दिया था, वो अभी तक बना नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस घर में रोजगार नहीं होगा उस घर में समस्याएं ही समस्याएं नहीं होंगी कि भाई आय का स्रोत नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है। आज कल के जो राजनीतिक दल हैं वो महंगाई को मुद्दा ही नहीं बनाते। एक समय पे महंगाई ऐसा मुद्दा था ईशान जी कि प्रदेश और देश की सरकारें बदल जाती थी। भाजपा ही इसी मुद्दे पे आई थी, एक गाना था वो महंगाई डाइन खाए जाते। अब आप समझिए कि जिस मुद्दे पे देश में सरकारें बन जाती थी, बिगड़ जाती थी, वो मुद्दा आज सरकारों के पास या विपक्ष के पास है ही नहीं। सरकार को घेरने का इतना अच्छा मौका है, इतनी चरम सीमा पे महंगाई है। लेकिन जब आपको याद होगा कांग्रेस के राज्य में सरकार में 50 रुपए 20 रुपए अगर सिलेंडर का बढ़ जाता था तो भाजपा के नेता घर पे और सर पे सिलेंडर लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगते थे। तो महंगाई सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, बेरोजगार सबसे बड़ी। हमारा रोजगार, हमारा युवा रोजगार की तलाश में विदेशों में जा रहा है, हमारा युवा रोजगार की तलाश में ऑनलाइन गेमिंग जैसे चक्करों में फंस रहा है। कई मैंने उदाहरण देखे कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोग अपने घर के कागज गिरवी रख दिए, अपने पत्नी के गहने, माँ के गहने गिरवी रख दिए, क्योंकि जब उसको रोजगार नहीं मिला, वो एंड्रॉइड फोन लिए बैठा है खाली, तो उसके दिमाग में खुरापात आएगा, क्योंकि उस एंड्रॉइड फोन का ईशान जी खर्चा भी निकालना है, अपना खर्चा भी निकालना है। और आज जैसे आज से कुछ वर्ष पहले ये सब चीजें नहीं थी,
तो हमारे खर्चे एक आम आदमी के खर्चे नहीं हुआ करते थे। आज तो वाईफाई का खर्चा है ईशान जी, मोबाइल का खर्चा है ईशान जी, इंटरनेट का खर्चा है। तो युवा जितने भी हैं वो फिर या तो उनको रोजगार आप उपलब्ध करा दीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद कोई सरकार ऐसी नीति लाए कि इनको रोजगार कहीं ना कहीं हम दे देंगे, ठीक। तो ये तो समझ में आएगा कि फिर रोजगार बढ़ जाएगा, तो फिर वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। उसी की वजह से ईशान जी इस प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, लूट की वारदातें आप देख रहे हैं बढ़ रही हैं, घटनाएं चोरी की बढ़ रही हैं। क्यों क्या करेगा युवा जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा? मैं जस्टिफाई नहीं करता कि लूट करना अच्छी बात है या चोरी करना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन जब व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर वो कोई ना कोई काम करता है ईशान जी। स्वास्थ्य संबंधी आप देखिए हमारे सरकारी अस्पतालों में आज भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। ये लाइन वाला पैटर्न खत्म होना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार है वही व्यक्ति आप देखिए लाइन में खड़ा है सरकारी अस्पतालों में, और इतना उसके पास रुपया नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कर पाए। तो सरकारी अस्पतालों की ये लाइन वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसका कोई ना कोई जरूर हल निकालना चाहिए कि 10 मरीज एक डॉक्टर देखेंगे, 10 मरीज एक डॉक्टर, 20 मरीज एक डॉक्टर। तो इस तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा का बिल्कुल मजाक उड़ा के रख दिया गया है। अच्छी शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज लोगों को हायर करने पड़ते हैं, तब वो अब आम आदमी जो 20,000, 18,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है वो अपने बच्चों को क्या इंजीनियर डॉक्टर बना पाएगा? क्या वो अच्छी शिक्षा दे पाएगा? और जब अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा तो उसका बेटा क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? तो ये समस्या जब मैं जनता से मिलता हूं, ये तीनों समस्याएं जनता बताती है कि भैया बच्चे की फीस के लिए किसी मंत्री, किसी विधायक से पत्र लिखवा दीजिए, उसको कोई डोनेशन मिल जाए। कई लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आरक्षण की वजह से जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, लेकिन उनमें टैलेंट है, लेकिन आरक्षण की नीतियों की वजह से उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता, तो वो बेचारे कुछ चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भैया किसी से कुछ मदद हो जाए। तो मैं समझता हूं ईशान जी ये भारत की, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी ये 3 समस्याएं हैं। शिक्षा की प्रणाली सरल होनी चाहिए, शिक्षा की प्रणाली सुगम होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुगम होनी चाहिए, अच्छा इलाज, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार एक देश को संपन्न करेगा। अगर ये तीनों ही चीज हमारे देश की सरकारें इन तीनों चीज पे फोकस कर जाए तो मैं समझता हूं जो विकसित भारत का सपना मोदी जी देख रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बातों से नहीं हो पाएगा पूरा, उसके लिए इन 3 चीजों पे जमीन पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश विकसित होगा जैसे अन्य विकसित देश हैं।